नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं सिकता देव। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर से। ऑनलाइन ठगी पर MHA यानी कि गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन हुआ है। ऑनलाइन ठगी वाला फर्जी विंगो ऐप ब्लॉक कर दिया गया है। एंड्रॉइड यूजर्स को निशाना बनाकर ये ठगी हो रही थी। ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर फ्रॉड चल रहा था। गृह मंत्रालय को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। यूजर्स के मोबाइल से भेजे जा रहे थे फर्जी SMS। विंगो ऐप का कमांड सर्वर जियो ब्लॉक कर दिया गया। करीब 1 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले टेलीग्राम चैनल ब्लॉक हुए हैं। 53 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस हटाए गए हैं। साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर केंद्र सरकार की बड़ी चोट है। तो विंगो ऐप को लेकर ये गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब इस फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए। विंगो ऐप को लेकर एक तरह से जो मोबाइल ऐप्स थे जिसमें ठगी का कारोबार चल रहा था राजीव, उसको लेकर ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरह से यूजर्स के साथ जो ठगी की जा रही थी उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने कि जो सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और गृह मंत्रालय ने सभी मोबाइल यूजर्स को ऐसे अनजान ऐप से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों को पालन करने की सलाह दी है। और फिलहाल जो विंगो ऐप है उसके खिलाफ जो है जिसको उसका जो पूरा जो नेटवर्क है जिसको बैन कर दिया गया है ताकि फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी से हमारे लोग बच सके। बिल्कुल, आप नजर रखें। अपडेट के लिए शुक्रिया राजीव रंजन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है महाराष्ट्र से। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं एनसीपी के कई बड़े नेता। ये खबर आ रही है। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल ने ये मुलाकात की है। बैठक में छगन भुजबल, धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। एनसीपी के मंत्रालयों को लेकर सीएम से ये बात हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सीएम फडणवीस से एनसीपी के कई बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, जिनमें नाम जो आ रहे हैं सामने वो हैं सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल। बैठक में छगन भुजबल और धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। तो एनसीपी के मंत्रालय को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ये बैठक बताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। अजित पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से अपने जो मंत्रालय है उसको लेकर ये बैठक की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जो आ रही है। एनसीपी के कई बड़े नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई है। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे इस बैठक में, इस मुलाकात में शामिल थे। एनसीपी अपने मंत्रालयों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने गई थी और ये तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्होंने इस मामले को उठाया है, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो ये बड़ी अहम घटनाक्रम है, बड़ा डेवलपमेंट है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और एनसीपी के जो मंत्रालय हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। देर रात मुख्यमंत्री से ये सभी नेता मिले थे। सुनेत्रा पवार से मुलाकात के बाद तटकरे, भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सीएम से मिलने पहुंचे थे। विभागों के बंटवारे पर बताया जा रहा है कि ये चर्चा हुई थी। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अब हमारे साथ, चलते सीधे उनके पास। अभिषेक, ये अहम बैठक है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व को लेकर, अपने मंत्रालयों को लेकर तमाम सवाल जरूर उठ रहे होंगे। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, जिस तरीके से एक बैठक हुई थी बारामती में सुनेत्रा पवार के साथ वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। उसके बाद उनकी मुलाकात के बाद जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ये सभी नेता मिले और प्रमुख चीज़ें जो रखी गई मीटिंग के अंदर वो ये थी कि जो विभाग अजित पवार के पास थे, जैसे कि फाइनेंस था, प्लानिंग था, स्टेट एक्साइज था और अन्य विभाग थे, वो एनसीपी के पास ही रखे जाएं, एक। और दूसरा, उनका अगर डिवीज़न किया जाए, विभाग बांटे जाए, तो एनसीपी के नेताओं को ही दिए जाए। ये प्रमुख मांग थी और इस मीटिंग का ये इम्पोर्टेंट एजेंडा था और इसको लेकर के बैठक हुई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। और उसी के चलते सुनील तटकरे जो
एनसीपी अजीत पवार गुट के जो राष्ट्रीय स्टेट प्रेसिडेंट है वो बताया जा रहा है कि इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि उसमें औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार का आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद जो राजनीतिक हलचलें लगातार तेज़ हो रही है, प्रमुख बैठक हुई थी बारामती में, उसके बाद सीएम को वरिष्ठ नेता मिलते हैं और ये जो है प्रमुख मांग रखी जाती है कि खास करके जो मंत्रालय अजीत पवार के पास थे वो एनसीपी के पास ही रहे और उन मंत्रालयों को जो बाकी मंत्री है अजीत पवार गुट के उन्हीं के दरमियान बांटा जाए। तो अभिषेक अभी कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियोज थे अजीत पवार के पास, गुजारिश की है नेताओं ने कि वो एनसीपी के पास ही रहें। ऐसे में एनसीपी को लेकर महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। अजीत पवार गुट एनसीपी नेताओं की डिमांड है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग ऐसी उठ रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग है, तो ये भी बड़ी खबर है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पार्टी के अंदर से उठ रही है। क्या ये मांग अभिषेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद इस चर्चा में बात उठी? डिप्टी सीएम कौन होगा? एनसीपी का नेतृत्व कर रहे थे अजीत पवार, डिप्टी सीएम थे। अब पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि सुनेत्रा पवार को ये जिम्मेदारी दी जाए। अभिषेक देखिए, प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो सभी कैबिनेट मंत्री है जो अजीत पवार गुट के, उनकी ये मांग है। और खास करके कैमरा पे अगर बोलते हुए नजर आ रहे हैं नरहरि झिरवाल जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब बाईपोल्स होते हैं वहाँ पर उनको चुनाव लड़ाया जाए और उनको वहाँ से जिताया जाए और उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, इस तरीके की मांग उठ रही है। और रहा बात जो आपने कहा इन सब चीज़ों को लेकर के, जो मुख्य बात है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच दोनों बड़े नेताओं के साथ जो अन्य बड़े नेता है उनकी चर्चाएं चल रही थी। लगभग तय हो गया था कि दोनों पार्टी का विलय किया जाएगा, जिला परिषद चुनाव के बाद ये विलय होगा, इस तक बात हुई थी और दोनों पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या दोनों पार्टी साथ में आएगी और एक तरीके से अगर साथ में आती है तो आगे इसका नेतृत्व करेगा कौन। अभी अगर बताया जाए तो कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है, तो मांग ये भी उठ रही है कि प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये अभी सूत्र हमें बता रहे हैं और दावा किया जा रहा है। लेकिन जब तक पवार परिवार खुद साथ में नहीं बैठता, शरद पवार जो अभी प्रमुख है, सुप्रिया सुले, रोहित पवार कहें, पार्थ पवार, जय पवार, सुनेत्रा पवार, इन सबको साथ में बैठकर ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि दोनों पार्टी का मर्जर कब होगा, इसका औपचारिक ऐलान कब किया जाएगा और आखिरकार पार्टी ये का बड़ा प्रमुख सवाल बना बनेगा हुआ कौन? है। ऐसे में जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सुनेत्रा पवार अभी सांसद है, राज्यसभा से वो सांसद है। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। चलते हैं आगे। एनसीपी के दोनों गुट के विलय की थी तैयारी। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल का यह बड़ा बयान आया है। अजित पवार चाहते थे दोनों खेमों का विलय हो जाए। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर कई बैठकों का दौर भी चला। नगर निकाय चुनावों के बाद अंतिम फैसला होना था। शरद पवार गुट के नेता का यह बड़ा दावा है। एनसीपी शरद गुट के नेता अंकुश काकड़े का यह दावा है। शरद पवार और अजित पवार साथ आने वाले थे। 12 दिसंबर को दोनों गुट मिले थे। अजित पवार आखिरी समय तक एकता चाहते थे, यानी कि दोनों गुट साथ आ जाएं। शरद पवार से बातचीत का आग्रह भी किया था। चुनाव से पहले कोशिश नाकाम रही, चुनाव के बाद फिर साथ आने की उम्मीद थी। अंत तक एक हो पाने का मलाल था। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके। लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। आज तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी की भागदौड़ किस तरह से संभाली जाएंगी। आदरणीय पवार साहब हो या सब लोग इकट्ठा होके काम करना चाहिए। सब लोगों ने, दोनों पार्टी ने इकट्ठा होके ही काम करना चाहिए और आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट होनी चाहिए।
तो अभी सभी की नज़र पवार साहब और उनके फैमिली के ऊपर है। देखते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़े। तो दोनों गुटों का विलय पर बातचीत हो रही थी, इस पर कोशिशें लगातार जारी थी। अजित पवार चाहते थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अनुज रायते अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अनुज, इसका अंदाजा शायद हम इस बात से भी लगा पाए कि नगर निकाय चुनावों में एक जगह तो दोनों गुटों ने साथ चुनाव लड़ा था, तो अगर इस तरह के दावे अब हो रहे हैं तो इसमें बहुत हद तक दम बनता है। ये देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बट एक ही बात अलग है कि जैसे हमने कहा था कि नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, खास करके पुणे और पिंपरी चिंचवड में, उसमें एक बात साफ हो गई थी कि आगे जाके दोनों एनसीपी एक साथ लड़ने का और हमेशा के लिए एक साथ विलीन होने का रास्ता तो खुल गया है। और जहाँ तक हमारे सोर्सेस या फिर सूत्रों की बात है, नवंबर या दिसंबर के महीने में ही पता चल गया था कि फरवरी या मैक्सिमम मार्च अप्रैल में ये जो दो पार्टीज़ है वो अपना विलीनीकरण है उसको एक अधिकृत तौर पे उसकी घोषणा कर देगी। बट जो बात पिछले 2 दिनों में हुई है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो आधिकारिक जो लोग बैठे हुए, फिर चाहे वो जयंत पाटिल हो, कोई मंत्री हो, आज एकनाथ खड़से जी के साथ हमने बात की वो हो, या फिर किरण गुर्जर जो कि पवार परिवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, पॉलिटिक्स में उतना आगे नहीं रहते बट पवार परिवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। इन सब से एनडीटीवी के तौर पर हमने बात की और इन सब ने हमें बताया कि ये जो बातें हैं ये कई दिनों से चल रही थी। इनफैक्ट अजीत पवार खुद बहुत प्रोएक्टिव थे, वो चाहते थे कि ना बस दो पार्टीज बट दो परिवार वापस पहले की तरह एक साथ आ जाए और आगे जो शुरू होने वाले जेडपी चुनाव थे जिसके चुनाव करने के लिए अजीत पवार बारामती आ रहे थे और तभी उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इस जेडपी चुनाव में ऐसा भी कहा जाता है कि वो इसकी भी घोषणा करने वाले थे कि कैसे ये जो फरवरी वाले चुनाव है उसमें दोनों एनसीपी एक साथ आके लड़ेगी। जैसे हमने सुना राजेश टोपे और फिर एकनाथ खड़से ने भी कहा कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पुणे और पिंपरी चिंचवड में इलेक्शन हुआ वहाँ पे तुतारी की जो संख्या थी, जितने लोग तुतारी पर लड़े थे वो थोड़ी कम हो गई थी। तो यही उनका एक स्ट्रैटेजी था। जो घड़ी है, जो कि एनसीपी की एक ट्रेडिशनल सिंबल रहा है, घड़ी को ज़्यादातर प्रमोट किया जाए, तुतारी को कम किया जाए और फिर सारे नेता वापस घड़ी के एक बड़े से अम्ब्रेला के अंडर आ जाए। और इसी का एक टाइमलाइन उन्होंने एक तरीके से बना दिया था। अनुज, ये भी सच है कि अगर ये दोनों गुट साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या परतें खुलेंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि दोनों अलायंस दो अलग अलग ध्रुवों पर इस वक्त खड़े हुए हैं और दोनों गुट दोनों अलायंसेस में है। शुक्रिया अपडेट के लिए। अगली खबर असम से आ रही है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान ने पूरे देश में तूफान मचा दिया है। उन्होंने खुले तौर पर असम के लोगों से मियां मुस्लिम समुदाय को परेशान करना यानी कि ट्रबल देने की अपील की है। मियां असम में बंगाली भाषी मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। बीजेपी इसे अवैध घुसपैठियों से जोड़कर पेश करती रही है। अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि असम में मियां शब्द का इस्तेमाल अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए होता है। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দিব, কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों और विवादों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने कहा, मैं असम के लोगों को मियां को ट्रबल देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अगर वो परेशानी झेलेंगे तो असम छोड़कर चले जाएंगे। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हेमंता ने कहा कि अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए दें। उनका दावा था कि इससे आर्थिक दबाव बनेगा और वो राज्य छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, ऐसा करने से यहाँ सुनामी आएगी, लेकिन इसका नतीजा पाकिस्तान में दिखेगा। राज्य के मुख्यमंत्री का ये विवादित बयान असम में चल रहे स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बीच आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म 7 दाखिल कर मुस्लिम वोटरों के नाम हटवाने की साजिश रच रहे हैं। इधर लेफ्ट ने सीएम हेमंता के बयान को सांप्रदायिक बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि सीएम हेमंता कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं और खुली चुनौती दे रही हैं। কংগ্ৰেছ সৰাসৰ মিয়া পাৰ্টি
এতিয়া মোকে ভয় খুৱাব কৈছে ৰাতি 12টাত গৈছে অফিচত মইতো কৈছো 2টাতো যাব লাগে আৰু অফিচাৰ বিলাকে ৰাতি 2টা 3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে मियां शब्द असम के मूल निवासियों द्वारा बंगाली मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से आए थे। बीजेपी का नैरेटिव है कि ये अवैध घुसपैठिए हैं जो असम की संस्कृति, जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आलोचक इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बताते हैं। जाहिर है ये विवाद असम की राजनीति में एक बार फिर से उछल गया है। चुनाव नजदीक हैं और मियां एजेंडा फिर से गरमाया हुआ है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले पर बड़ी खबर आ रही है। इंजेक्शन के 5 मिनट बाद मौत का दावा किया जा रहा है। साध्वी की मौत 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट में किया गया। इस पोस्ट में सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अग्नि परीक्षा का जिक्र करते हुए न्याय की मांग की गई। सवाल उठता है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किसने किया। इधर पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में लिया है। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत के करीब 4 घंटे बाद उनका एक कथित सुसाइड नोट सामने आया। पिछले कई महीने से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाली बाल साध्वी प्रेम बाईसा की राजस्थान के जोधपुर आश्रम में संदिग्ध हालात में मौत के बाद अब मौत की वजहों की जांच की मांग उठ रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव के परिजनों को सौंप दिया गया। अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसमें मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकाल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। मैं आपका मोबाइल फोन लेकर वहाँ कुछ लोगों ने उत्पाद किया, पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया, बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा अब यहाँ से निकलने में फायदे गुरुजी, यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे, बदनाम करेंगे, वो मजबूरी ये समझो ये कंट्रोल नहीं हो गए, गुरुजी कंट्रोल नहीं हो गए। मैंने कहा 4 संत आ रहे हैं, 4 संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 पुष्प इसको मैं आश्रम में लिखा के 2 पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी। हाँ, वो रिपोर्ट वो आसपास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले। तो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि साध्वी की मौत के बाद भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा था। मौत के बाद कैसे आया इंस्टा पोस्ट, इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट बाद मौत। साध्वी की मौत का क्या रहस्य। बीते कुछ दिनों से साध्वी प्रेम बाईसा को सर्दी, खांसी और बुखार था, इसलिए एक कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसने आश्रम में आकर साध्वी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके 5 मिनट के अंदर ही साध्वी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उस कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है और इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है। लेकिन साध्वी की मौत के मामले में एक और बड़ी गुत्थी इंस्टाग्राम पर आया उनका एक पोस्ट है। साध्वी प्रेम बाईसा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स हैं। बुधवार 29 जनवरी के दिन जब उनके नहीं रहने की खबर आई, उसी दिन इंस्टाग्राम पर उनका एक लंबा पोस्ट आया। इस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद इस वक्त काशी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुन लेते हैं उनको। उस पर हम बात करेंगे। लिखित माफी मांगने की बात आ रही है, लिखित माफी के लिए अड़े हैं शंकराचार्य। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था। अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेतर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ, और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए? अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? आचार्य जी भी संत वहाँ पे लखनऊ में पहुँच रहे हैं। महाराज जी, दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है। 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौमांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले माघ तक के लिए वो छूटा है। अगले माघ में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है माघ का है, माघ में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए? वो अब प्रशासन बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें। 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी हद तक माफी नहीं देंगे आप? नहीं दिया सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, तो क्या करेंगे? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी अब? किस बात की माफी? माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया, तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे, उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी, क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे। वो हमको लोभ दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया, अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है, और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। तो हम सुन रहे थे, काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने कहा कि माफी का मामला अब पीछे छूट गया है। ये माघ मेले से जुड़ा मामला था, अब अगले माघ मेले में इस पर बात होगी। 11 दिन उन्होंने मौका दिया प्रशासन को, सरकार को। अब ये पूरा मामला पीछे छूट गया। साथ ही उन्होंने कहा वो 40 दिन का वक्त दे रहे हैं राज्य सरकार को कि गौ माता को राज्य माता वो घोषित करे, और गौ मांस का निर्यात जो हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगे। 11 मार्च को वो संत समाज के साथ लखनऊ भी पहुंचेंगे। क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए उन्हें सुन लेते हैं। जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। गुरुजी, आखिर क्या लोग दे रहे थे? तो भाई हो गया, हो गया। क्या लोग दे रहे थे? आपका हो गया। क्या लोग दे रहे हैं? आप ये बताएंगे। अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? हमने सब बता दिया है। अब उस प्रकरण में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमने सब बता दिया। हमने सब बता दिया। हमने सब बता चुके हैं। क्या लोग दे रहे थे? हम सब बता चुके भैया, अब हम उस बारे में नहीं बोलेंगे। तो संगम स्नान से शुरू हुआ ये पूरा विवाद अब काशी पहुंचा है, जहां पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक नया
जो विवाद है या फिर नई मांग सामने रख दी है। 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करे यूपी सरकार और गौ मांस का निर्यात जो हो रहा है उस पर रोक लगाई, उनकी मांग है। साथ ही वो कह रहे हैं कि 11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ पहुंचेंगे। 40 दिन का वक्त वो राज्य सरकार को दे रहे हैं इस पर एक्शन के लिए। जब उनसे पूछा गया कि जब प्रशासन संगम स्नान को लेकर माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा माफी की गुंजाइश अब नहीं है, माफी की बात अब पीछे छूट गई है। 11 दिन प्रशासन को उन्होंने मौका दिया, अब वो प्रयागराज से उठकर काशी आ गए हैं, इसलिए माघ मेले की बात पीछे छूट जाती है। अब 11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं, ऐसा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काशी में है। संगम स्नान से जो लगातार विवाद और घमासान तेज हो रहा था, इस पर एक नया उन्होंने जो मांग है वो जोड़ दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अपनी मांगे रखी हैं, ये सुन लेते हैं उनको एक बार। माफी मांगने की बात आ रही है। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था, अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई, अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं देंगे फिलहाल, कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 30 तारीख के स्नान के लिए प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए? अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? महाराज दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है। 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौमांस का, उसको निर्यात को बंद करें। अजय दुबे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए। अजय, जो 40 दिन का वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दे रहे हैं, एक बार फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्य सरकार को चुनौती दे, मुख्यमंत्री को चुनौती दे। अब बिल्कुल देखिए, इशारा इस बात का माघ मेले में ही शंकराचार्य ने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे जब प्रमाण मांगा गया मैंने तो 24 घंटे के अंदर दे दिया, लेकिन अब मैं सनातन जनता से कहूंगा कि वो प्रमाण मांगे, वो इनसे प्रमाण मांगे कि वो सनातनी है, गौ रक्षा का कानून लाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सनातनी विरोध करे। तो फिर एक बात उस बात को दोहराया है, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है और राज्य माता घोषित करने की बात भी कही है कि राजमाता घोषित करें गौ को। और इसके साथ ही लखनऊ आकर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी शंकराचार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लग रहा था, एक बात इशारा जो मिल रहा था कि अधिकारियों की तरफ से संवाद किया गया है तो इस मामले का अंत होगा। लेकिन अब सीधे तौर पर शंकराचार्य भिड़ने की तैयारी में आ गए हैं। 40 दिन का समय, और इस 40 दिन के समय में गौ माता का जो उनका मुद्दा था, इसी गौ माता के मुद्दे को लेकर वो शंकराचार्य इस बार माघ मेले में संतों के अलग अलग कैंप में जा रहे थे। विरोध के दौरान भी दिन में 4 घंटे इस विषय को लेकर संतों से संवाद करने के लिए जा रहे थे। फिर पुनः इस बात की बात उन्होंने कही है कि 40 दिन के अंदर ऐलान करें। बहुत छोटे में अजय ये भी जानना चाहेंगे, जो माफी की बात लगातार सामने आ रही थी, क्या प्रशासन की तरफ से इस पर कुछ औपचारिक तौर पर कहा गया? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से इस पे कोई भी औपचारिक बात नहीं कही। और ये जो जानकारी है ये शंकराचार्य की टीम की तरफ से ही बार बार दी जा रही थी। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य संवाद करने के लिए पहुंचेंगे, ये गलत जानकारी भी टीम की तरफ से दी गई थी। लेकिन स्पष्टता इस बारे में शंकराचार्य ने खुद भी ये बात माघ मेले में कही थी कि संवाद किया गया है पर माफी नहीं मांगी गई, इसलिए हम बातचीत में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम वापस वाराणसी जा रहे हैं। सेकंड राउंड में क्या बातचीत हुई है इस बारे में स्पष्टता अभी दोनों पक्षों की तरफ से नहीं दी गई। बिल्कुल, आप नजर रखें, लौटेंगे। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबरें हैं जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है इस वक्त की सुर्खियों का। सुनेत्रा पवार से मुलाकात के बाद एनसीपी के बड़े नेताओं की सीएम फडणवीस के साथ चर्चा, विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे के साथ ये चर्चा हुई है। हादसे की जांच अब सीआईडी करेगी।
शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल और अंकुश काकड़े का दावा। अजित पवार चाहते थे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय, निकाय चुनावों के बाद होना था अंतिम फैसला। काकड़े बोले 12 दिसंबर को ही होना था विलय, किसी कारण टला फैसला। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में जांच तेज। कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। पिता का दावा इंजेक्शन के कारण जान गई। इंजेक्शन देने वाला कंपाउंडर हिरासत में, आज अंतिम संस्कार। है पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। और अब खबरें अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव की। दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान को हर वक्त हमले की धमकी दे रहा है। ट्रंप अपनी सेना ईरान की तरफ भेजने की चेतावनी दे रहे हैं। युद्ध पोतों का मुंह अमेरिका ने ईरान की तरफ मोड़ दिया है, पर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का दम भर रहा है। ईरान की 2000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका के 100 फाइटर जेट उड़ान भरने वाले हैं। क्या बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। ऑपरेशन मिडनाइट 2 ऑर्डर साइन होने वाले। इन तस्वीरों में आपको उस युद्ध की झलक मिलेगी जो किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। कह दिया कि वेनेजुएला से भी बड़ी एक और फ्लीट ईरान पहुंच रही है। इस बार बहुत भयानक अंजाम होगा। टीम खामनेई ने कह दिया ईरान भी तैयार है, अमेरिका अपनी चिंता करे। अमेरिकी युद्धपोत पोजीशन ले चुका है, साथ ही पहुंच रहे हैं। ईरानी मिसाइल लॉक एंड लोड, फाइटर और फिदाइन ड्रोन्स की फ्लीट तैयार खड़ी। अमेरिकी जेट और उसके 30,000 जवान भयानक जंग के लिए कमर कस चुके हैं। ये महायुद्ध के संकेत नहीं तो भला और क्या। And in June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just weeks ago, in a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. अब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के कम से कम 3 मतलब निकाले जा रहे हैं। नंबर 1, ईरान को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी। नंबर 2, न्यूक्लियर हथियारों पर डील की बात। नंबर 3, मादुरो का नाम लेकर खामनेई को मैसेज। यानी ये तीनों ऑप्शन अमेरिकी राष्ट्रपति की टेबल पर हैं। और जिस तरह से ईरान रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि पहला ऑप्शन बेहद गंभीरता से एक्सप्लोर किया जा रहा है। ट्रंप के बयान तो यही इशारा करते हैं। दरअसल इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी। उन्होंने कहा कि एक विशाल अमेरिकी सेना बड़ी ताकत और मकसद के साथ ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खाड़ी में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा ली और अब ईरान को किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना होगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते पर बातचीत करने का वक्त खत्म होता जा रहा है। Military assets,
know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. ट्रंप अपने युद्धपोत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइलों का मुंह खोल दिया। ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें अदावत का अंतिम अध्याय युद्ध पर ही खत्म होता दिखाई दे रहा है और ईरान की तरफ से यही ऐलान भी हो रहा है, फिर चाहे वो असली ड्रोन की फुटेज हो या फिर AI के बनाए वीडियो। इधर ट्रंप की धमकी की गूंज जब तेहरान में सुनाई दी तो ईरान के विदेश मंत्री ने पहले पोस्ट पर और फिर मीडिया के सामने इसका जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हमारी बहादुर सेनाएं तैयार हैं और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम अपने वतन की सभी सरहदों, फिर चाहे वो जमीन, पानी या फिर हवाई सरहदों, इनके खिलाफ किसी भी आक्रामकता का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने अमेरिका के सामने बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, ना ही अमेरिका के विशेष दूत के साथ मेरी कोई बातचीत हुई है। धमकियों के दौर के बीच बातचीत करना संभव नहीं है और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये सही है कि मध्यस्थता के लिए कई देश सामने आ रहे हैं और ये सब अच्छी कोशिशें हैं, लेकिन बातचीत के नियम होते हैं और ये समानता और आपसी सम्मान पर निर्धारित होनी चाहिए। आपको याद होगा इसी तरह की बात ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही है। कभी ईरान की सेना तो कभी ईरान के नेता इस तरह के बयान देते हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि ट्रंप नहीं माने तो उन्हें किडनैप किया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो फिर ना ट्रंप रहेंगे और ना ही अमेरिका बचेगा। तो क्या वाकई ईरान की उंगलियां बारूदी ट्रिगर पर हैं? जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और न सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। अब जंग की बात निकली तो सुप्रीम लीडर के कानों तक भी पहुंची। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी और इसके साथ साथ इजराइल को निशाना बनाने की भी बात कही। शामखानी ने एक्स पर लिख दिया, अमेरिका की ओर से किसी भी जगह से और किसी भी स्तर पर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो यह युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी और इसका जवाब तुरंत पूरी ताकत से और अभूतपूर्व होगा, जो तेल अवीव के दिल और हमलावर के सभी समर्थकों को निशाना बनाएगा। नेतन्याहू ने यह बयान सुना और जवाब इजराइल की तरफ से लोड हो गया। आजादी की लड़ाई में हमने कई मुकाम एक साथ हासिल किए हैं। हमने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। हमने ईरान के आतंकी समर्थकों को बर्बाद कर दिया। ईरान का गठजोड़ अब फिर से तैयारी कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को फैसला करना है कि वो क्या करने वाले हैं और इजराइल क्या करेगा, ये हम तय करेंगे। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की जरूरत दिखाई तो इतनी ताकत से जवाब दिया जाएगा जो ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका तैयार, ईरान तैयार, इजराइल तो युद्ध के मोड में रहता ही है। सवाल यही है कि हमले की शुरुआत कौन करता है। वैसे पिछली बार जब अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर डील करने को कहा था तो उसी दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था और फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए थे। अब डील की बात इस बार भी हो रही है, तो क्या इस बार भी
डील के नाम पर मिसाइलें दागी जाएंगी, बम वर्षक विमान ईरान पर हमला करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का जवाब क्या रहेगा? क्या यही सब संकेत महायुद्ध का काउंटडाउन तो नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया आज एक ही सवाल कर रही है, आखिर ट्रंप ईरान में करना क्या चाहते हैं? ट्रंप ईरान को लेकर कभी नरम है तो कभी इतने सख्त कि मानो अभी जंग छेड़ दें। वहीं ईरान भी अपनी ताकत दिखाने को बेताब है। क्या मिडिल ईस्ट में बारूद बरसने वाला है? क्या ट्रंप की वॉरशिप्स के टारगेट पर ईरान है? अमेरिका ने जितने भी बड़े ऑपरेशन किए उन्हें रात में ही अंजाम दिया गया है और ये सारे ऑपरेशन खुद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अलग अलग दौर में सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव देखे भी हैं। सीरिया में हमले या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ठिकाना बनाना या फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना, ये सारे ऑपरेशन मिडनाइट में अंजाम दिए गए। तो क्या इस बार भी खामनेई की बारी है? ट्रंप बहुत बड़ा हिंट दे चुके हैं। I want to ask you about Iran. Is the military option still on the table? And can you assure us that the killing in Iran has stopped? So with Iran, they were going to hang 837 people. And I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. But they were going to, last week, they were going to hang on Thursday or Wednesday. They were going to hang, I think, 837 people, and they didn't hang anybody. So we're just going to have to see what happens with Iran. Is the military option off the table? लेकिन सवाल है कि इस बार टारगेट पर कौन? क्या इस बार ईरान के शहरों पर हमले होंगे या फिर मोसाद की तरह ईरान के टॉप लीडर्स को कत्ल किया जाएगा? या फिर अमेरिका की सेना खुद ईरान की जमीन पर उतरेगी? रिपोर्ट्स है कि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स ने दम दिखाया है। सोर्सेस के मुताबिक कतर के अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर सैनिक गतिविधि बढ़ गई है। टैंकर्स, बॉम्बर्स और F-35 फाइटर्स नए सिरे से तैनात किए गए हैं, जिसमें ईरान डायरेक्ट इनकी रेंज में है।